जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए तो किसी भी ब्रिटिश ऑफिशियल ने ये इमेजिन तक नहीं किया था कि ये साधारण सा दिखने वाला आदमी पूरे ब्रिटिश एम्पायर की नींव को हिलाने वाला है। आखिर गांधी जी ने ऐसा क्या किया कि वो सक्सेसफुल हुए और जो अर्लियर लीडर्स थे वो अपना गोल अचीव करने में अक्सर फेल हो गए थे। एंड खेतीबाड़ी करने वाला किसान अचानक से फ्रीडम स्ट्रगल को क्यों ज्वाइन कर लेता है। आइए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। इस चैप्टर को हमने बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे व्हाई नेशनलिस्ट रिसर्जेंस नाउ। हमको पता है 1917 में मॉन्टेक्स स्टेटमेंट आने के बाद होम रूल लीग मूवमेंट को लीड करने वाले जो लीडर्स थे एनी बेसेंट, वो इस स्टेटमेंट से ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गई थी। इस मूवमेंट में जो भी उनकी जो होम रूल लीग की मांगे थी, सेल्फ गवर्नमेंट की जो मांग थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो इस स्टेटमेंट के थ्रू पूरी कर दी थी। नाउ अब क्यों नेशनलिस्ट रिसर्जेंस हुआ। सेकंड हम देखेंगे मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। थर्ड पार्ट में हम इस वीडियो में देखेंगे मेकिंग ऑफ गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी बनने की कहानी जानेंगे। एंड फोर्थ हम इस पे देखेंगे गांधी इन इंडिया। जब गांधी जी भारत वापस आए तो उन्होंने स्टार्टिंग में यहाँ पर कौन कौन से फ्रीडम स्ट्रगल किए थे। एंड लास्ट इसमें हम जानेंगे फिफ्थ पार्ट में रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, सो स्टार्ट दिस चैप्टर विथ रिसर्जेंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो देखो रिसर्जेंस के क्या क्या रीजन रहे। फर्स्ट रीजन था पोस्ट वॉर इकोनॉमिक हार्डशिप। देखो क्या हो रहा था, इंडिया ने बाय मैन एंड मनी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने अपने मैन एंड मनी के थ्रू क्या किया था, कंट्रीब्यूट किया था। आर्मी के लिए जो फूड एंड एम्यूनेशन आ रहा था वो राइज किया जा रहा था बाय टैक्सिंग इंडियंस में टैक्स लगा के फूड एंड एम्यूनेशन के लिए मनी कलेक्ट किया जा रहा था। और एट दिस टाइम इंडियंस एक्सपीरियंसिंग हार्डशिप ऑन वेरियस फ्रंट्स, लाइक इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था, वहां पे मंदी चल रही थी, रिसेशन था, जिस वजह से इंडियंस हार्डशिप फेस कर रहे थे। सेकंड, इंडस्ट्रीज बैंकरप्ट हो रही थी ड्यू टू इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन, रिसेशन एंड इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो 1918 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हुआ तो उस टाइम वापस से इंडिया में ब्रिटिश गुड्स इंपोर्ट होने लगी थी। नाउ ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो मेड इन इंडिया गुड्स थी उनपे तो ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा के उनके रेट ऑलरेडी हाई कर रखे थे। एंड जो इंपोर्टेड चीजें थी उनके रेट काफी ज्यादा कम थे, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज थी, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, वो बैंकरप्ट हो रही थी। थर्ड, वर्कर्स एंड आर्टिजन्स, ये लोग भी अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन वर्कर्स एंड आर्टिजन्स को अपना काम छोड़कर कोई दूसरा काम ढूंढने के लिए फोर्स किया था। एंड पीजेंट्री भी इंक्रीज्ड टैक्सेशन एंड पॉवर्टी की मार झेल रही थी। एंड सोल्जर्स शेयर देयर एक्सपीरियंस विथ रूरल्स विच दे ऑब्टेन्ड इन अदर लिबरेटेड कंट्रीज। देखो हमने अर्लियर वीडियोस में पढ़ा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने रूरल एरियाज में जाके फोर्सफुली वहां के विलेजर्स को आर्मी में रिक्रूट करवाया था, जिससे कि वो उनके बिहाफ पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ सकें। ना जब विलेजर्स फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, लिबरेटेड कंट्रीज में जाते हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो वो वहां के एक्सपीरियंस को वापस इंडिया में आकर अदर विलेजर्स थे उनके साथ शेयर करते हैं। एंड दे ऑल्सो सरप्राइज्ड बिकॉज दे फील दैट इंडिया वाज मच पुअर एंड हैड लेस लिबर्टी देन बिफोर। इंडिया जब वो वापस आते हैं तो वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान रहते हैं कि इंडिया पहले से और ज्यादा पुअर हो चुका है और यहाँ पे पहले से भी कम लिबर्टी रही है। ठीक है। एंड एजुकेटेड अर्बन क्लास वो भी अनएम्प्लॉयमेंट और रेसिज्म को फेस कर रही थी। ठीक है। एंड ना सेकंड रीजन हम देखते हैं इसका। सेकंड रीजन था एक्सपेक्टेशन फॉर कॉपरेशन इन वॉर। देखो इंडियंस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इसीलिए सपोर्ट किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी लॉयल्टी के बदले उनको रिवॉर्ड देगी। ठीक है। लेकिन ब्रिटिश हर्ट इंडियन एक्सपेक्टेशन बाय अनएक्नॉलेजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन वॉर। लेकिन उल्टा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर दिया। थर्ड रीजन था नेशनलिस्ट डिसइंचेंटमेंट विद इंपीरियलिज्म। देखो हमको पता है कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था ये दो पावर्स के बीच में,
एलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर। इन दो पावर्स के बीच में ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। सो एलाइड पावर्स मेक फेक प्रोमिसेस ऑफ एरा ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर वॉर। एलाइड पावर्स ने क्या किया, फेक प्रोमिसेस किए कि उन्होंने कहा एक ऐसा एरा आएगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जिसमें डेमोक्रेसी होगी और सेल्फ गवर्नमेंट होगी। ड्यूरिंग वॉर बोथ साइड्स टू वॉर लॉन्च प्रोपोगेंडा टू एक्सपोज ईच अदर्स अनसिविलाइज्ड कॉलोनियल रिकॉर्ड। एलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा लॉन्च करती है जिसमें कि वो दोनों की अनसिविलाइज्ड कॉलोनियल रिकॉर्ड को एक्सपोज कर देती है। एंड थर्ड, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, ना ये जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस और ये जो अदर पीस ट्रेटीज थी, दे रिवील्ड रियल फेस ऑफ इंपीरियलिस्टिक पावर। ठीक है, लोगों को पता लगने लगा कि ये जो इंपीरियलिस्ट पावर हैं, दे हैड नो इंटेंशन ऑफ लूजिंग देयर होल्ड ओवर कॉलोनीज। इनफैक्ट जो डिफीटेड पावर है उसकी जो कॉलोनी है उसको भी ये आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइड करके उन पे रूल करना चाहती है। एंड फोर्थ रीजन हम देखते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, सो नवंबर 1917 में द रेवोल्यूशन ब्रॉट मैसेज दैट इमेंस पावर ले विद द यूनिटी। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज यूनाइटेड एंड डिटरमाइंड मासेस वर कैपेबल ऑफ चैलेंजिंग एनी सोशलिस्ट रिजिम। देखो, अगर मासेस क्या होंगी, ऑर्गेनाइज्ड होंगी, यूनाइटेड होंगी और अपने गोल को लेके पूरी तरह से डिटरमाइंड होंगी, तो वो किसी भी सोशलिस्ट रेजिम को चैलेंज करने में कैपेबल है। ठीक है, सो ये मेनली 4 रीजंस थे जिसकी वजह से अब इंडिया में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद रिसर्जेंस देखने को मिला। ठीक है, नाउ अपने सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, मॉन्टे-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिन्हें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। तो देखो, इस रिफॉर्म के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियंस के हाथ में एक लॉलीपॉप थमा दिया। क्या हुआ देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ शेयरिंग इट्स पावर विद इंडियंस। कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी पावर को इंडियंस के साथ शेयर करने के फेवर में नहीं थी। देयर पॉलिसी वाज टू कीप रूलिंग इंडियंस बाय कीपिंग देम इन ग्रीड एंड इल्यूजन। ओके, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड Monte-Chelmsford reforms on one hand to satisfy moderates, while on the other hand Rowlatt Act, इन्होंने क्या किया, Rowlatt Act को बनाया टू सप्रेस रेवोल्यूशनरीज। ना होने के तो मॉडरेट्स एंड रेवोल्यूशनरीज दोनों इंडियंस थे, तो इंडियंस के एक सेक्शन को इन्होंने सेटिस्फाई करने के लिए Monte-Chelmsford रिफॉर्म्स बनाए और वहीं दूसरे सेक्शन को रिप्रेस करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए इन्होंने Rowlatt Act पास किया। इन जुलाई 1918, ठीक है, जुलाई 1918 में गवर्नमेंट फर्दर रिफॉर्म द गवर्नमेंट पॉलिसी कंटेन्ड इन मॉन्टेक्स स्टेटमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1917 में जो मॉन्टेक्स स्टेटमेंट आया था उसमें फर्दर रिफॉर्म किए, एंड यही जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे यही मॉन्टे-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एंड मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाने गए। नाउ बेस्ड ऑन दीज मॉन्टे-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, British Parliament made a new constitution for the colonial administration of India, which was known as Government of India Act 1919. ठीक है, now Government of India Act 1919 में 2 लेवल्स पे रिफॉर्म हुए। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे ये प्रोविंशियल लेवल और सेंट्रल लेवल 2 लेवल्स पे हुए थे रिफॉर्म्स। ठीक है, नाउ इन रिफॉर्म्स के बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास ही क्यों किया। फर्स्ट रीजन था मॉडरेट्स नॉट सेटिस्फाइड विद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स और मॉन्टे-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बीच में कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो पर आई बटन पे वीडियो दिख रही होगी, तो आपको जरूर इस वीडियो पर जाके मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में एक बार देख लेना है, और जब आप मॉन्टे-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को पूरी तरह पढ़ लेंगे तो उसके बाद मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स के साथ इसे कंपेयर करना है। ठीक है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सो वापस आते हैं सेकंड रीजन पे। सो सेकंड रीजन था इंडियंस एक्सपेक्टेड फॉर सच रिफॉर्म्स ड्यू टू देयर कंट्रीब्यूशन ऑन ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स में जो भी कंट्रीब्यूशन किया था तो उसके बदले में ऐसा कोई रिफॉर्म्स इंडियन से ऑलरेडी चाह रहे थे। थर्ड था लखनऊ पैक्ट, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम्स दोनों साथ आ रखे थे। फोर्थ रीजन था स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बाय इंडियंस। ठीक है, एंड आखिरी फिफ्थ डिमांड थी इनकी, फिफ्थ रीजन था अपॉइंटमेंट ऑफ लिबरल पर्सन लाइक लॉर्ड मॉन्टेक टू द पोस्ट ऑफ इंडियन सेक्रेटरी। ठीक है, नाउ ये जो लॉर्ड मॉन्टेक थे लिबरल पर्सन थे जो कि इंडियंस के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। सो नाउ हम बढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के मेन फीचर्स पे।
सो देखो हमने जाना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दो लेवल्स पे इसने रिफॉर्म्स किए थे। एक इसने किया था प्रोविंशियल लेवल पे एंड दूसरा किया था सेंट्रल लेवल पे। तो हम पहले देखते हैं प्रोविंशियल लेवल पे। ठीक है, सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर दो चीजें आती थी, एक हो गया अपना एग्जीक्यूटिव और दूसरे हो गए लेजिस्लेचर। ठीक है, नाउ एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी क्या हुआ, जो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी इसको इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट गवर्नर और गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो, ठीक है, और सेकंड ग्रुप पे कौन था, मिनिस्टर्स थे। नाउ ये जो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी इसको जो इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इसी को क्या कहा गया, डायरकी कहा गया। ठीक है, डायरकी मींस डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक साइड अपने गवर्नर काम कर रहा है, दूसरी साइड मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं। एंड फादर ऑफ डायरकी किसे कहा जाता है, लियोनेल कॉर्टिस को। एंड सेकंड यहाँ पे गवर्नर वाज टू बी द एग्जीक्यूटिव हेड इन प्रोविंसेस। ठीक है, नाउ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको भी इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सब्जेक्ट्स मींस की लाइक लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, ये सब जो सब्जेक्ट्स थे इनको भी इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इन्होंने क्या किया, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, एंड सेकंड इन्होंने रखे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, नाउ रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में अगर हम देखें, सो दीज सब्जेक्ट्स वर एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर थ्रू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। हमने क्या बोला, एक सेक्शन था गवर्नर एंड उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, और दूसरा सेक्शन था मिनिस्टर्स का। तो ये जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे ये मेनली इनको कौन एडमिनिस्टर करता था, गवर्नर एडमिनिस्टर करता था। ठीक है, एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड गवर्नर जनरल इन सब्जेक्ट्स में इंटरफेयर कर सकते थे। ठीक है, यहां पे मैं बोल रहा हूं गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल यानी कि वॉइस रॉय। नाउ रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में कौन कौन सी चीजें आती थी, देखो लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन। इन्होंने क्या किया, जो मेन सब्जेक्ट्स थे उनको इन्होंने अपने पास रख लिया, एंड जो बचे हुए सब्जेक्ट्स थे उनको ट्रांसफर कर दिया किस पे, मिनिस्टर्स के पास। तो वो सब्जेक्ट्स क्या कहलाए, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। इसमें क्या क्या आता था, एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एक्सरसाइज ड्यूटी एक्सेट्रा, ये सब चीजें क्या करी इन्होंने, मिनिस्टर्स के पास इन्होंने इसको ट्रांसफर कर दी। सो दीज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्टर्स, जो कि नॉमिनेट किए जाते थे अमॉन्ग इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, जो अपनी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसमें से उसके जो मेंबर्स होते थे खुद में से ही कुछ मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करते थे, एंड यही मिनिस्टर्स ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को मैनेज करते थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, दिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल कुडंट इंटरफेयर। देखो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे इनमें स्टेट फॉर इंडिया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था और जो गवर्नर जनरल था उसका इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था। ठीक है, बट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी गवर्नर को टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स आल्सो। एंड देखो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, जो गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके जो मेंबर्स थे वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, बट मिनिस्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड हैड टू रिजाइन इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज पास्ड अगेंस्ट देम बाय लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर नो कॉन्फिडेंस मोशन इन मिनिस्टर्स के अगेंस्ट पास कर देती तो इन मिनिस्टर्स को अपनी सीट से रिजाइन करना पड़ सकता था। वहीं जो लेजिस्लेचर थी वो इन एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स पे नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास नहीं कर सकती थी, इन्हें अपनी सीट से रिजाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या क्या था, कोई भी चेक एंड बैलेंस का ऑप्शन नहीं था। तो ये तो था अपना एग्जीक्यूटिव लेवल पे। नाउ हम देखते हैं लेजिस्लेचर लेवल पे कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए। So provincial legislative councils were further expanded and 70% of the members were now to be elected. देखो पहले क्या था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में लेस देन 50% मेंबर्स कुड इलेक्ट, बट अब उसी की नंबर्स को इन्होंने क्या कर दिया, 70% तक इंक्रीज कर दिया। यहां पर क्या हुआ, राइट टू वोट फॉर वुमेन इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, बट यहां पर क्या था, गवर्नर की सुप्रीमेसी थी। कैसे, देखो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड इनिशिएट लेजिस्लेशन बट गवर्नर्स असेंट वाज रिक्वायर्ड एंड गवर्नर कुड वीटो बिल एंड इश्यू ऑर्डिनेंस। देखो जो अपनी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो कोई भी बिल इंट्रोड्यूस कर सकती थी, कोई भी बिल पास कर सकती थी, बट फाइनली उस बिल को एक्ट बनने के लिए गवर्नर का असेंट उसमें नेसेसरी था। ना जो गवर्नर था, ठीक है, वो इन बिल्स को या तो एक्सेप्ट कर लेता था या फिर इनमें क्या कर देता था, वीटो लगा देता था ना। व्हाट इज वीटो, वीटो में देखो पहला या तो क्या कर सकता था, इन बिल को रिजेक्ट कर देता था, इन बिल्स को या तो विदहोल्ड कर देता था, या फिर इन बिल्स को अपने पास अनलिमिटेड टाइम के लिए दबाए रखता था, जिससे कि लेजिस्लेचर का जो काम है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो। ठीक है, और साथ ही गवर्नर क्या कर सकता था, ऑर्डिनेंस को इश्यू कर सकता था।
यानी कि जो लेजिस्लेचर थे उनकी वोटिंग से उस बिल को बाईपास करके वो ऑर्डिनेंस के थ्रू पास कर सकता था। एंड सेकंड, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड रिजेक्ट द बजट बट गवर्नर कुड रिस्टोर इट। अपनी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थी वो बजट को रिजेक्ट कर सकती थी, बजट्स में कट्स वगैरह लगा सकती थी, ठीक है, बट गवर्नर चाहे तो उन कट्स को, उन रिजेक्टेड बजट्स को वापस से रिस्टोर कर सकता था। यानी कि कुल मिला के क्या था, गवर्नर की यहाँ पे सुप्रीमेसी थी, कोई भी यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं था। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर लेजिस्लेचर, यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस हुआ। सो ये था अपना प्रोविंशियल लेवल पे। प्रोविंशियल लेवल पे हमने क्या करा, एक देखा हमने एग्जीक्यूटिव लेवल और दूसरा हमने यहाँ पे देखा लेजिस्लेचर लेवल। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल लेवल पे कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो स्टिल विदाउट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी ना। सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी हम एग्जीक्यूटिव लेवल पर अगर देखें, सो गवर्नर जनरल वाज टू बी एग्जीक्यूटिव हेड। जैसे अपनी प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड था, वैसे ही सेंट्रल लेवल पे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव हेड होता था। सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। यहां पर क्या किया गया, सब्जेक्ट्स को सेंट्रल एंड प्रोविंशियल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एंड फर्दर ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे इनको भी रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया था इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ देखो आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट 3/8 मेंबर वर टू बी इंडियंस इन वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो अपनी वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें टोटल 8 मेंबर्स होते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो उस 8 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स क्या हो सकते थे ना, इंडियन हो सकते थे। अर्लियर कौन था, अर्लियर जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था उसमें ओनली 1 पर्सन कैन बी इंडियन इन वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एंड फर्स्ट इंडियन जो कि वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन हुआ था, अपॉइंट हुआ था, वो था सत्येंद्र सिन्हा, ठीक है। नाउ गवर्नर जनरल रिटेन फुल कंट्रोल ओवर रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स इन प्रोविंसेस, ठीक है। हमने जस्ट अभी पहले पढ़ रखा है कि जो गवर्नर जनरल था वो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में पूरा कंट्रोल था उसका। एक गवर्नर जनरल का, दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का। गवर्नर जनरल कुड रिस्टोर कट्स इन ग्रांट्स, सर्टिफाई बिल्स रिजेक्टेड बाय सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड इशू ऑर्डिनेंस। जस्ट लाइक वहां प्रोविंसेस में गवर्नर किसी भी बजट में कोई भी कट को वापस से रिस्टोर कर सकता था, ठीक है, बिल्स को सर्टिफाई कर सकता था जो कि सेंट्रल लेजिस्लेचर ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिए हैं, और ऑर्डिनेंस को इश्यू कर सकता था। वही चीज यहाँ पर सेंट्रल लेवल पे गवर्नर जनरल को कर सकता था, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल लेवल पे गवर्नर जनरल की सुप्रीमेसी थी, ओके। सो नाउ हम आगे बढ़ते हैं लेजिस्लेचर लेवल पे। तो देखो लेजिस्लेचर लेवल पे क्या हुआ, इन्होंने बाय कैमरल अरेंजमेंट को इंट्रोड्यूस किया। यानी कि यहाँ पर जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था उसको 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया, एक लोअर हाउस एंड अपर हाउस। जस्ट लाइक अगर हम आज के सिनेरियो में अगर इसको कंपेयर करें तो राज्यसभा एंड लोकसभा 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया ना। पहले क्या था, देखो पहले यहाँ पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी जो कि एक सिंगल चैम्बर लेजिस्लेचर थी। तो अब इसी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया विथ बाई कैमरल अरेंजमेंट। इसी को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लोअर हाउस को इन्होंने बोला सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो ये अलग है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल से अलग है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट काउंसिल अपर हाउस एंड लोअर हाउस में डिवाइड कर दिया है अब, ठीक है। नाउ जो लोअर हाउस था इसमें टोटल 145 मेंबर्स हो सकते थे, जिसमें से 41 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल एंड 104, ठीक है, 104 इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते थे। ना ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे 104, इसमें से भी 52 जनरल सीट्स थी, 30 सीट्स मुस्लिम्स के लिए थी, 2 सिख्स के लिए और 20 स्पेशल सीट्स थी, ठीक है। एंड जो अपना लोअर हाउस था उसका टेन्यूर कितना था, 3 इयर्स, और चाहे तो गवर्नर जनरल इस टेन्यूर को बढ़ा भी सकता था। वहीं अगर हम देखें अपर हाउस के बारे में, जिसका नाम इन्होंने सेंट्रल काउंसिल रखा, तो इसका टेन्यूर था 5 इयर्स एंड इसमें ओनली मेल मेंबर्स हो सकते थे, जिनकी टोटल संख्या थी 60। एंड ये जो 60 मेंबर्स थे इसमें भी 26 जो होते थे वो नॉमिनेटेड होते थे एंड 34 इसमें इलेक्टेड मेंबर्स थे। एंड फर्दर 34 इलेक्टेड मेंबर्स में से भी 20 जनरल सीट्स थी, 10 मुस्लिम सीट्स, 3 यूरोपियन सीट्स एंड 1 सिख सीट थी, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो लेजिस्लेचर कुड आस्क क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्रीज, पास एडजॉर्नमेंट मोशन, कुड वोट बजट, ठीक है। लेकिन स्टिल जो 75% ऑफ द बजट था वो स्टिल नॉन वोटेबल था। और देखो अब क्या हुआ, इंडियंस की क्या मांग थी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है उसकी जो सैलरी है वो ब्रिटिश ट्रेजरी से जानी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होने लगा, ब्रिटिश रेवेन्यू से ही ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की सैलरी जाने लगी इंस्टेड ऑफ इंडियन ट्रेजरी। तो ये था अपना GIA 1919।
सो इसका अगर हम सिग्निफिकेंस देखें, सो हाउएवर पार्शियली बट स्टिल प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस एंड अ सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। यहाँ पर क्या हुआ, बाई कैमरल अरेंजमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, कहां पर हुआ था, सेंट्रल लेवल पे। एंड इंडियंस वर गिवन 3x रिप्रेजेंटेशन इन वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पहले कितने थी, पहली थी 1, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। ठीक है, वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 इंडियन मेंबर्स यहाँ पे अपॉइंट हो सकते थे। एंड देखो क्या हुआ था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की जो सैलरी थी वो ब्रिटिश रेवेन्यू से पे होने लगी थी, तो इससे क्या हुआ, जो इंडियन ट्रेजरी का जो बर्डन था वो कम हो गया। तो अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें, सो यहाँ पे स्टिल क्या था, जो बजट था 75% ऑफ द बजट स्टिल नॉन वोटेबल। एट सेंटर लेजिस्लेचर हैड नो कंट्रोल ओवर वायसरॉय एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या था यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे, इंक्लूडिंग अपनी जो प्रोविंशियल लेवल है वहां पर जो लेजिस्लेचर है उनका वायसरॉय या फिर हम कहें गवर्नर, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविंसेस, और जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उन पे कोई भी कंट्रोल नहीं था। क्या था यहाँ पे, नो चेक एंड बैलेंस था। एंड डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स वर नॉट सेटिस्फैक्टरी एज सेंटर। इन्होंने क्या किया, देखो जो इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स थे उन्होंने उसको अपने पास रखा, एंड जो बचे हुए सब्जेक्ट्स थे उनको इन्होंने प्रोविंसेस में भेज दिया। एंड प्रोविंसेस में भी क्या हुआ, जो इन बचे हुए सब्जेक्ट्स में भी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे उन्होंने उसको अपने पास रिजर्व रखा, एंड बचे हुए उसमें से भी जो सबसे लीस्ट थे उनको उन्होंने मिनिस्टर्स के पास उन्होंने उसको ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर सेंट्रल लेजिस्लेचर टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाज बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविंसेस। ठीक है, जो सीट्स थी वो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविंसेस के बेस पे, जिस प्रोविंस की जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी वहां पर उतनी ज्यादा सीट्स दी गई थी। एंड फाइनली देखो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था बिटवीन ब्यूरोक्रेट्स एंड मिनिस्टर्स। ब्यूरोक्रेट्स मींस गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे जीआईए 1919 के। ओके, नाउ हम अपने थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, इमरजेंस ऑफ गांधी। तो इसमें हम देखेंगे गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने वहां पर इंडियंस के लिए कौन कौन से काम किए। ठीक है, तो देखो हम बेसिक सी जानकारी देख लेते हैं गांधी जी के बारे में। तो वो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, इनके फादर करमचंद गांधी कठियावाड़ या फिर उनके गुजरात, ठीक है, यहाँ के दीवान थे। एंड उन्होंने इंग्लैंड में लॉ की स्टडी की थी। ना देखो क्या हुआ, 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए ड्यू टू केस ऑफ हिज क्लाइंट दादा अब्दुल्ला। देखो गांधी जी क्या थे, लॉयर थे, तो वो अपने क्लाइंट दादा अब्दुल्ला के केस में 1893 में साउथ अफ्रीका गए। तो जब साउथ अफ्रीका गए तो उन्होंने वहां पर देखा अगली फेस ऑफ व्हाइट रेसिज्म एंड ह्यूमिलिएशन विद एशियंस हु हैड गॉन टू साउथ अफ्रीका एज लेबलर्स। देखो वहां पे साउथ अफ्रीका में स्टिल यहाँ पे क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था वहां पे भी। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने व्हाइट रेसिज्म देखा। तो देखो जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए और वो एक ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे थे तो उनके पास क्या था, फर्स्ट क्लास का टिकट था। बट स्टिल कुछ व्हाइट पर्सन वहां पे आए और उन्होंने ऑन दी बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर उनको ट्रेन से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वहां पे उन्होंने अगली फेज देखा व्हाइट रेसिज्म का। एंड दे डिसाइडेड टू स्टे इन साउथ अफ्रीका एंड ऑर्गेनाइज इंडियन वर्कर्स टू एनेबल देम टू फाइट फॉर देयर राइट्स। ना देखो साउथ अफ्रीका में क्या सिचुएशन थी। साउथ अफ्रीका में बेसिकली 3 टाइप के इंडियंस थे। फर्स्ट थे इसमें इंडेंचर्ड लेबर या फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी कहते हैं। हिंदी में अगर हमें कहें तो गिरमिटिया मजदूर थे वहां पे। क्या थे, गिरमिटिया मजदूर। सेकंड थे यहाँ पे मर्चेंट्स, जो कि बेसिकली क्या थे, मेमन मुस्लिम्स थे। ना मेमन मुस्लिम्स क्या होती है, एक कम्युनिटी थी मुस्लिम्स की जो मेनली अपनी गुजरात के रीजन में वहां पर बिलोंग करती थी, वहां पे उनका ओरिजिन था। ठीक है, और ये जो मर्चेंट्स थे ये इन इंडेंचर्ड लेबर्स के साथ साउथ अफ्रीका में आ रखे थे टू ट्रेड। ठीक है, एंड थर्ड थे इसमें एक्स इंडेंचर्ड लेबर्स। ठीक है, यानी कि ऐसे लेबर जिनके जो एग्रीमेंट हैं, जिनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो वहां पे एक्सपायर हो चुके थे और वो वहीं पर ही अपने चिल्ड्रंस के साथ सेटल हो गए थे। ठीक है, तो तीन टाइप के यहाँ पर इंडियंस थे। ना ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स थे दे मेनली फ्रॉम साउथ इंडिया माइग्रेटेड आफ्टर 1890 टू वर्क ऑन शुगर प्लांटेशंस। ना इन तीनों टाइप्स के जो लेबर्स थे, ठीक है, जो तीनों टाइप के जो इंडियंस थे इनकी क्या सेम सिचुएशन थी। देखो मोस्टली ये क्या थे, इलिटरेट थे एंड हैड लिटिल और नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इनके पास इंग्लिश की कोई भी नॉलेज नहीं थी या थोड़ा बहुत ही इनकी नॉलेज थी। ठीक है, इनके पास राइट टू वोट नहीं था। ठीक है, वहां पर ये वोट नहीं दे सकते थे। एंड दे रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिस्क्राइब्ड लोकेशन। इनको एक स्पेसिफिक एक लोकेशन दे रखी थी, वहां पर रिस्ट्रिक्टेड थे, विच वर जनरली इनसैनिटरी एंड कंजेस्टेड। एंड इनके पास नो राइट टू स्टे आउटसाइड
आफ्टर 9 PM एंड यूज ऑफ पब्लिक फुटपाथ्स। ठीक है, इनके पास पब्लिक फुटपाथ्स हो गया, इनको यूज करने का इनके पास कोई राइट नहीं था। और 9 PM रात के 9 बजे के बाद ये अपने घरों से बाहर नहीं जा सकते थे। और इनको डेली बेसिस पे क्या होता था, इनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहां पे फेस करना पड़ता था। तो इनकी हालत कुल मिला के वहां पे बहुत ज्यादा खराब थी। अब देखो क्या करा फिर गांधी जी ने इनकी हालत को सुधारने के लिए, इनको इंप्रूव करने के लिए, इनकी कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए गांधी जी ने फर्स्ट में मॉडरेट अप्रोच अपनाई। ठीक है, 1894 से 1906 तक मॉडरेट अप्रोच अपनाई इन्होंने। ठीक है, सो गांधी जी रिलाइड ऑन सेंडिंग पिटिशंस एप्लीकेशन टू साउथ अफ्रीकन अथॉरिटी इन ब्रिटेन। देखो इन्होंने क्या किया, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट, ये मेथड का इन्होंने यूज किया। पिटिशंस करी उन्होंने, पेयर करी, एप्लीकेशंस वगैरह इन्होंने साउथ अफ्रीकन अथॉरिटीज और ब्रिटेन को भेजे। ठीक है, और इन्होंने डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियंस को यूनाइट करने के लिए इन्होंने क्या किया, ही सेट अप अ नताल इंडियन कांग्रेस एंड स्टार्टेड अ पेपर इंडियन ओपिनियन। इन्होंने क्या करा, वहां पर नताल बेसिकली वहां पर का एक प्रोविंस था, तो वहां पे इन्होंने नताल इंडियन कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया एंड इंडियन ओपिनियन नाम से एक पेपर उन्होंने वहां पे पब्लिश करना स्टार्ट किया। ठीक है, हमको याद रखना है गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कौन सा पेपर स्टार्ट किया था, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, नाउ जब इससे काम नहीं बना इनका, तो इन्होंने क्या करा फिर 1906 से 1914 तक इन्होंने पेसिव रेजिस्टेंस का मेथड अपनाया। ठीक है, फेज ऑफ पेसिव रेजिस्टेंस, इसको इन्होंने क्या नाम दिया, सत्याग्रह नाम दिया। ठीक है, सो गांधी जी यूज मेथड ऑफ पेसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसोबीडियंस विच गांधी नेम्ड सत्याग्रह। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस को उन्होंने क्या नाम दिया, सत्याग्रह का नाम दिया। तो देखो यहां पर क्या हुआ, इन्होंने मेनली 3 काम किया यहाँ पे। ठीक है, 3 अलग अलग मुद्दों पर इन्होंने काम किया। फर्स्ट क्या था, सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। देखो 1906 में क्या हुआ, अ न्यू लेजिस्लेशन इन साउथ अफ्रीका मेड इट कंपलसरी फॉर इंडियंस देयर टू कैरी ऑल टाइम सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन विद देयर फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, जो इंडियंस थे वहां पर, जो साउथ अफ्रीका में इंडियंस थे, उनको ऑल टाइम अपने साथ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को कैरी करना पड़ता था अलॉन्ग विथ फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, तो ये क्या थे, एक प्रकार से उन पर क्या था, डिस्क्रिमिनेटरी मेजर था। गांधी फॉर्म्ड पेसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेटरी मेजर एंड इसके बाद क्या हुआ कि इस वजह से गांधी एंड अदर्स को, जो गांधी उनके सपोर्टर्स थे, उनको जेल कर दिया गया। ठीक है, एंड फाइनली ये सब कुछ कब खत्म हुआ, दिस ऑल एंड्स विद कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने फाइनली क्या किया, ये जो लेजिस्लेशन था इसको वापस ले लिया। ठीक है, जो इंडियंस के साथ जो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनको हर समय अपने साथ सर्टिफिकेट्स, उनको खुद को प्रूफ करने के लिए वहां पे सर्टिफिकेट्स अपने पास कैरी करने पड़ रहे थे अलॉन्ग विद देयर फिंगरप्रिंट्स। तो इस लेजिस्लेशन को फाइनली गवर्नमेंट ने वहां पर रिपील कर दिया। ठीक है, देखो क्या हुआ था वहां पर, सत्याग्रह अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन। देखो वहां पर क्या हुआ था, एक ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट वहां पर गवर्नमेंट ने इंपोज किया था। देखो ये जो ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट था, दिस वाज इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन माइग्रेशन इन साउथ अफ्रीका। ठीक, साउथ अफ्रीका में मान लीजिए कोई 2 प्रोविंसेस हैं, इसके बीच में मान लीजिए इंडियंस को माइग्रेट करना है, इधर से उधर जाना है, वहां पे सेटल या फिर टेम्परेरी या फिर परमानेंटली वहां पे सेटल होने के लिए उनको अगर माइग्रेट करना है, तो इस माइग्रेशन को ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। जो अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जो सत्याग्रह चल रहा था, वो फर्दर एक्सटेंड हुआ टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस न्यू लेजिस्लेचर। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे थे, देखो इंडियन प्रोटेस्ट बाय इलीगली माइग्रेटिंग फ्रॉम नटाल टू ट्रांसवाल। देखो जो नाटाल एंड ट्रांसवाल हैं, ये साउथ अफ्रीका में 2 प्रोविंसेस थे। ठीक है, और जब ये लोग इलीगली माइग्रेट कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने इनको जेल कर दिया। एंड देखो गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भी इंडिया में क्या किया, इंडियन में यहाँ पर पूरे देश की इन्होंने यात्रा करी। ठीक है, और उन्होंने पब्लिक ओपिनियन को, साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस थे उनके सपोर्ट में इन्होंने क्या किया, मोबिलाइज किया पब्लिक ओपिनियन। एंड इंडियंस चैलेंज दिस लॉ बाय माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्रोविंस टू अदर। ठीक है, इन्होंने ट्रांसफर से नटाल और नटाल से ट्रांसफर वापस माइग्रेट करके इन्होंने इस लॉ को चैलेंज किया। ठीक है, now देखो थर्ड क्या हुआ, देखो कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। देखो तीसरा क्या हुआ, यहाँ पर जो एक्स इंडेंचर्ड लेबर्स थे, इनके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज किया हो 3 पाउंड। नाउ देखो उस टाइम पे इन पुअर जो लेबर्स थे, इनके लिए 3 पाउंड का टैक्स बहुत ज्यादा था, ये सब पे ही नहीं कर सकते थे। और साथ ही इन्होंने क्या किया, अब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर invalidated all marriages not conducted according to Christian rituals and not registered by registrar। like जो हिंदूज थे, मुस्लिम्स, पारसी, ये भी जो भी मैरिजेस थी, इनको इन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। एंड दी चिल्ड्रन born out of such marriages, इनको इन्होंने इलेजिमेट डिक्लेयर कर दिया।
सो फाइनली देखो क्या हुआ, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुआ। अ सीरीज ऑफ नेगोशिएशंस बिटवीन गांधी एंड लॉर्ड हिडिंग एंड सीएफ एंड्रूज एंड जनरल स्नोट। देखो गांधी जी और इन बाकी 3 बंदों के बीच में नेगोशिएशंस हुई, ठीक है, और एक एग्रीमेंट हुआ बाय विच गवर्नमेंट ऑफ अफ्रीका एक्सेप्टेड द मेजर इंडियन डिमांड्स एंड प्रोमिसेस टू ट्रीट इशू ऑफ इंडियन इमिग्रेशन इन अ सिंपैथिक मैनर। ना अगर गांधी जी का एक्सपीरियंस देखें साउथ अफ्रीका में, सो गांधी फाउंड दैट इमेंस कैपेसिटी ले विद मासेस के पास इमेंस कैपेसिटी है। ही वॉज एबल टू यूनाइट इंडियंस बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज अंडर हिज लीडरशिप एंड ही रियलाइज दैट समटाइम्स लीडर हैव टू टेक अनपॉपुलर डिसीजंस। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, लीडर्स को अनपॉपुलर से, जो कि ऐसा डिसीजन जो कि लोगों को पसंद ना आए, तो ऐसा डिसीजन उनको लेना पड़ता है। और उन्होंने अपनी खुद की स्टाइल में उन्होंने लीडरशिप को उन्होंने क्या किया, इवॉल्व किया। तो ये था मेनली साउथ अफ्रीका में गांधी जी द्वारा किए गए 3 स्ट्रगल। अब देखो नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं हम फोनिक्स फॉर्म के बारे में अगर हम जाने। सो 1904 में गांधी जी ने एक फार्म स्टैब्लिश की नाताल में, जिसको उन्होंने फोनिक्स फॉर्म का नाम दिया। ठीक है, नाउ दिस वाज इंस्पायर्ड बाय अ रीडिंग ऑफ जॉन रस्किन्स अनटू द लास्ट। ठीक है, जॉन रस्किन्स की एक बुक थी अनटू द लास्ट, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने फोनिक्स फॉर्म को यहाँ पे स्टैब्लिश किया था। और ये जो फोनिक्स फॉर्म था, यही गांधी जी के सत्याग्रह का हेडक्वार्टर बना। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। दूसरी जो इन्होंने फार्म स्टैब्लिश की थी वो थी टॉल्स्टॉय फार्म। ठीक है, 1910 से 1913 तक इस फार्म ने काम किया था। एंड ये कहां पर इन्होंने स्टैब्लिश की थी? ये की थी इन्होंने दूसरे प्रोविंस ट्रांसवाल में। और ये जो फार्म थी, इसको स्टैब्लिश करने में हेल्प इनकी किसने करी थी? हरमन कालिनबाग ने, जो कि एक रशियन राइटर एंड मोरलिस्ट था। जो फार्म थी, इसको लैंड किसने दी? हरमन कालिनबाग। एंड स्टैब्लिश्ड टू हेल्प सत्याग्रहीज इकोनॉमिकली, हाउसिंग देयर फैमिलीज एंड सस्टेन देमसेल्फ। यहाँ पर ये जो दोनों फार्म्स थी, ये क्या कर रही थी? को एजुकेशनल क्लासेस को यहाँ पे प्रोवाइड कर रही थी। टीम वर्क बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, सोशल एक्टिविटीज लाइक लेबरिंग, कुकिंग एंड स्कैवेंजिंग, मैसेंजर वर्क एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर क्या हो रही थी? काम कर रही थी। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने छोटी छोटी एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को इन्होंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया था। ना हम अपनी वीडियो के 3rd पार्ट की ओर बढ़ते हैं, गांधी इन इंडिया। तो देखो गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत वापस आ गए। तो जब गांधी जी भारत वापस आए, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी को सजेस्ट किया कि आप नेक्स्ट 1 ईयर के लिए पूरे इंडिया में टूर करें, वहां की जो मासेस है उनकी कंडीशंस को एनालाइज करें, देन उसके बाद आपको क्या करना है उसकी प्लानिंग करके आगे बढ़े। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर थे। ठीक है, सो ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ होम रूल लीग एजुकेशन। सो देखो 1915 के आसपास ही क्या चल रहा था? होम रूल लीग मूवमेंट चल रहा था। 1916 से 1919 तक अपना होम रूल लीग मूवमेंट चला था। और गांधी जी कब आए? अपने 1915 में आए। तो जब गांधी जी भारत आए, उस टाइम पे इंडिया में होम रूल लीग मूवमेंट चल रहा था। सो गांधी जी होम रूल लीग एगिटेशन के फेवर में नहीं थे। उनका कहना था कि इट वॉज नॉट द बेस्ट टाइम टू एगिटेट विद होम रूल व्हेन ब्रिटेन वाज इन मिडल ऑफ द वॉर। सो ड्यूरिंग 1917-18, देखो 1915 वो भारत आए, 1916 में उन्होंने पूरे भारत देश का भ्रमण किया। एंड इसके बाद 1917 से लेकर 1918 तक उन्होंने क्या किया? 3 मेजर स्ट्रगल्स में इन्होंने खुद को इन्वॉल्व किया। सो फर्स्ट जो स्ट्रगल था वो था चंपारण में इन 1917 अगेंस्ट ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। सेकेंड जो इनका स्ट्रगल था वो था अहमदाबाद गुजरात में 1918 में फॉर दी टेक्सटाइल कॉटन मिल वर्कर्स। एंड लास्ट 1918 में खेड़ा गुजरात में इनका तीसरा स्ट्रगल हुआ था फॉर एग्जेम्पशन ऑन रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम पीजेंट्स। नाउ एक एक करके हम इन 3 सत्याग्रह के बारे में देखते हैं, इन तीनों स्ट्रगल्स के बारे में देखते हैं। सो जो अपना चंपारण सत्याग्रह है, इसे फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस के नाम से भी कहते हैं। ठीक है, इंडिया में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस कहाँ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह में हुआ था। तो देखो यहाँ पे क्या इशू था। इशू को अगर हम देखें, सो यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स हैड बीन फोर्सिंग पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20 पार्ट ऑफ टोटल लैंड। देखो इसको क्या कहते थे? 3 कठिया सिस्टम कहते थे। 3 कठिया सिस्टम में क्या होता था? जो पीजेंट्स होते थे उनकी जो टोटल लैंड है उसके 3/20 पार्ट में इंडिगो को प्रोड्यूस करना पड़ता था। ठीक है, सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी व्हेन जर्मन सिंथेटिक डाइज रिप्लेस्ड इंडिगो, अपनी 19th सेंचुरी के एंड आते आते जर्मनी में सिंथेटिक डाइज का आविष्कार हो गया था। ठीक है, तो इस सिंथेटिक डाइज ने क्या किया? इंडिगो को रिप्लेस कर दिया। इससे क्या हुआ? प्लांटर्स फोर्स्ड टू क्लोज इंडिगो प्लांटेशन एंड दे इम्पोज्ड हाई रेंट्स, इलीगल ड्यूज टू पुअर पीसेंट्स एंड फोर्स्ड देम टू सेल देयर प्रोड्यूस एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय यूरोपियंस। ताकि इनको ये जो लॉस हो रहा है
उसको कंपनसेट कर सकें और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें बिफोर पीजेंट्स कुड शिफ्ट टू अदर क्रॉप्स। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी अपने चंपारण आए। ठीक है, चंपारण में जब वो आए तो उन्होंने वहां पर बाय सीइंग इन वहां पे इन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। ठीक है, वहां पे इन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस किया इन्होंने। ठीक है, सो बाय सीइंग इन सप्रेसिबल कैरेक्टर ऑफ गांधी एंड हिज सपोर्टर्स सच एज राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, महादेव देसाई एंड अदर्स, गवर्नमेंट परमिटेड देम टू मेक एन इंक्वायरी। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी बिठाने की परमिशन दे दी। सो गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमेटी टू डील विद द मैटर एंड नॉमिनेट गांधी एज इट्स मेंबर। देखो गवर्नमेंट ने कमेटी को बनाया और गांधी जी को इसका मेंबर बनाया। ठीक है, तो गांधी जी एबल टू कन्विंस द अथॉरिटीज फॉर एबोलिशन ऑफ तीन कटिया सिस्टम, सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर फॉर पीजेंट्स एंड कंपनसेट फॉर इलीगल ड्यूज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। ठीक है, तो इन सब चीज के लिए गांधी जी ने अथॉरिटीज को कन्विंस कर लिया एंड फाइनली प्लांटर्स एग्री टू 25% ऑफ मनी टेकन शुड बी कंपनसेटेड। स्टिल क्या हुआ, जितना भी इन किसानों से पैसा लिया गया था उसका मात्र 25% पैसा वापस देने के लिए कंपनी जो प्लांटर्स थे वो राजी हो गए। ठीक है, सो विद इन अ डेकेड प्लांटर्स लेफ्ट द एरिया एंड गांधी वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड जो इन्होंने स्ट्रगल किया था वो था अपना अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। ये क्या था, इंडिया में फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। कब हुआ था, देखो 1918 में ये स्ट्रगल हुआ था। सो इशू क्या था यहाँ पे, इशू अगर हम देखें सो इशू वाज डिस्प्यूट बिटवीन कॉटन मिल ओनर्स एंड मिल वर्कर्स वर द इशू ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस। ठीक है, तो देखो 1896 से 1920 तक इंडिया में प्लेग पेंडेमिक आ रखा था। देखिए प्लेग की समस्या थी, यहाँ पे महामारी फैल रखी थी। तो ड्यूरिंग दिस टेन्योर जो मिल ओनर्स थे उन्होंने वर्कर्स को प्लेग बोनस देने का इन्होंने वादा किया था, बट 1918 आते आते तक इन्होंने इस प्लेग बोनस को डिसकंटिन्यू कर दिया एंड वर्कर्स वांटेड इंक्रीमेंट ऑफ 50% इन देयर वेजेस टू मैनेज द वॉर टाइम इन्फ्लेशन, बट ओनर्स वर रेडी टू गिव ओनली 20%। तो देखो इसके बाद क्या हुआ, जो अपने मिल वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी। नाउ जब स्ट्राइक हुई, जब व्हेन वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, ओनर्स डिसाइडेड टू ब्रिंग न्यू वर्कर्स फ्रॉम बॉम्बे व्हिच वर्सेंड द सिचुएशन। तो देखो इसके बाद क्या हुआ, रिस्पॉन्स किया गांधी जी ने। गांधी जी अपने अहमदाबाद आए। ठीक है, तो गांधी आस्क्ड वर्कर्स टू डिमांड 35% ऑफ इंक्रीमेंट इंस्टेड ऑफ 50%। देखो गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया, अपने जो मिल ओनर्स हैं और जो मिल वर्कर्स हैं इन दोनों के बीच में इन्होंने नेगोशिएशंस की। एक और इन्होंने ओनर्स को मनाया और दूसरी ओर इन्होंने वर्कर्स को मनाया। ठीक है, वर्कर्स से कहा कि आप थोड़ा कम आइए। ठीक है, अपने 50% से 35% में आइए। वहीं जो अपने मिल ओनर्स थे उनको 25% से ऊपर 35% में ले जाने का इन्होंने काम किया। ठीक है, दे एडवाइज्ड टू रिमेन नॉन वायलेंट व्हाइल ऑन स्ट्राइक। उन्होंने स्ट्राइक के दौरान नॉन वायलेंट रहने की इन्होंने अपील करी एंड हिमसेल्फ अंडरटूक फास्ट अनटू डेथ। ठीक है, सो मिल ओनर्स फाइनली एग्री टू सबमिट द इशू टू कोर्ट एंड कोर्ट ने क्या किया, इन वर्कर्स को 35% वेज इंक्रीमेंट का इन्होंने ऑर्डर दिया। सो इस प्रकार क्या हुआ, जो अपना अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, जो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, उसको भी गांधी जी ने यहाँ पे जीत लिया। एंड यहाँ पे देखो अनुसुईया साराभाई, ये जो वुमेन थी ये क्या थी, सोशल वर्कर थी और सिस्टर ऑफ अंबालाल साराभाई। नाउ अंबालाल साराभाई कौन थी, वन ऑफ द मिल ओनर्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन। तो ये जो अनुसुईया साराभाई थी, इन्होंने गांधी जी को यहाँ पर के इश्यू में हेल्प करने और इसको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने इनको यहाँ पे अपने अहमदाबाद में इन्होंने बुलाया था। ठीक है, एंड लेटर अनुसुईया फॉर्म्ड अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इन 1920। ठीक है, तो एक छोटा सा नोट हमको याद रखना, अनुसुईया साराभाई के बारे में हमको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं गांधी जी द्वारा किया गया थर्ड स्ट्रगल, खेड़ा सत्याग्रह, जिसको फर्स्ट नॉन कॉपरेशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या इशू था, बाय वायलेटिंग रेवेन्यू कोड गवर्नमेंट ऑर्डर टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ फार्मर्स सफरिंग फ्रॉम क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक। देखो क्या था, यहाँ पे एक रेवेन्यू कोड था। रेवेन्यू कोड बेसिकली क्या था, देखो कि अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू कोड इफ यील्ड वाज लेस देन 1/4 ऑफ द नॉर्मल प्रोड्यूस द फार्मर्स वर एंटाइटल्ड टू रिमिशन। सो इन दैट केस वर्कर्स जो थे उनको अपने टैक्स वगैरह देने से यहाँ पे रिमिशन मिल जाता था, इनको माफ कर दिया जाता था। बट क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इस रेवेन्यू कोड को वायलेट किया और जो फार्मर्स थे उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्टिकेट करने का इन्होंने ऑर्डर दिया। ठीक है, इन केस ऑफ टैक्सेस वर नॉट पेड।
इससे क्या हुआ, जो अपने फार्मर्स थे उनमें डिससेटिस्फेक्शन आ गया। तो देखो गांधी जी एंड वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर क्या किया, गांधी आस्क्ड द फार्मर्स नॉट टू पे टैक्सेस। उन्होंने सीधे सीधे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को टैक्स पे करने से मना कर दिया। ठीक है, गांधी जी मेनली स्पिरिचुअल हेड ऑफ द सत्याग्रह, गांधी जी मेनली यहाँ पे क्या किया, एक स्पिरिचुअल हेड का काम किया, लेकिन जो मेन काम था वो किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया एंड ए ग्रुप ऑफ डेवोटीज ऑफ गांधी। तो इन लोगों ने क्या किया, वेंट अराउंड विलेजेस, ऑर्गेनाइज्ड विलेजर्स एंड गिव देम नेसेसरी पॉलिटिकल लीडरशिप एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट ब्रिंग एन एग्रीमेंट टू सस्पेंड द टैक्स फॉर 1 year and for the next year rate of collection was decreased and return all confiscated properties. So खेड़ा सत्याग्रह वर रिमार्केबल इन द डिसिप्लिन एंड यूनिटी वर मेंटेन। जिस तरीके से खेड़ा सत्याग्रह में जो डिसिप्लिन और यूनिटी को मेंटेन किया गया था वो रिमार्केबल है। इट ब्रॉट अ न्यू अवेकनिंग अमंग द पीजेंट्री, दे बिकम अवेयर दैट दे वुड नॉट फ्री फ्रॉम इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन अंटिल देयर कंट्री अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये था अपना खेड़ा सत्याग्रह ना। अगर इन तीनों इवेंट्स की अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो यहाँ पर क्या हुआ कि गांधी जी डेमोन्स्ट्रेटेड एफिशिएंसी ऑफ सत्याग्रह। उन्होंने लोगों को बताया कि सत्याग्रह कितना ज्यादा एफिशिएंट है। गांधी अंडरस्टूड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ मासेस एंड दे एक्वायर्ड रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी ऑफ मैनी, स्पेशली यूथ। यूथ में क्या हुआ, उनके लिए रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी बनी एंड रविंद्रनाथ टैगोर गिव देम टाइटल ऑफ महात्मा ड्यूरिंग द चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार अपने मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बने। ठीक है, ऑल्सो सुभाष चंद्र बोस फॉर द फर्स्ट टाइम एड्रेस्ड महात्मा गांधी एज अ फादर ऑफ नेशन। सुभाष चंद्र बोस जी ने खेड़ा सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। ठीक है, सो ये थे मेन अपने 3 स्ट्रगल्स जो कि गांधी जी ने इंडिया आने के जस्ट बात किए थे। नाउ हम अपने 5th एंड लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था। अपना जो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स थे उससे जस्ट 6 मंथ पहले 2 बिल्स आए थे। ठीक है, इनमें से एक बिल जब पास हुआ तो वो क्या बना, अपना रॉलेट एक्ट बना, और जो सेकंड बिल था वो ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया गया था। ठीक है, सो ये एक्ट क्या था, बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915, और इसका ऑफिशियल नाम क्या था, एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। तो देखो क्या हुआ, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन मेड टू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय रॉलेट कमीशन हेडेड बाय ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट। देखो क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने इंडिया में जो रेवोल्यूशनरी जो क्राइम्स हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उस पर एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए एक कमीशन को इन्होंने स्टैब्लिश किया, जिसके हेड कौन थे, सर सिडनी रॉलेट थे। तो देखो इन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दी कुछ, जिसके बेस पे गवर्नमेंट ने अपना एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट को पास किया। नाउ इस एक्ट के मेनली 3 एम्स थे। ठीक है, तो 3 एम क्या थे, देखो फर्स्ट एम था टू इन्वेस्टिगेट द सेडिशियस कॉन्स्पिरेसी ऑफ इंडियंस एंड सेकंड था टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड लास्ट देखो टू रिप्लेस द रिप्रेसिव प्रोविजंस ऑफ वॉर टाइम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 बाय अ परमानेंट लॉ एंड कंटिन्यू दीज रिप्रेशंस इवन आफ्टर वॉर। ना देखो जब अपना वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम था उस टाइम पे गवर्नमेंट ने डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915 लाए थे। क्यों? क्योंकि जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या डिसाइड किया था, जब ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बिजी है तो उस टाइम पे इंडिया में एक और वॉर डिक्लेयर कर दिया जाए और हमारे इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी दिला दी जाए। तो इसी चीज के लिए जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी उनको सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ये एक्ट लेके आई थी। तो अपने रॉलेट एक्ट में क्या हुआ कि ये जो अपनी जो रिप्रेसिव प्रोविजंस हैं इसको एक परमानेंट लॉ के साथ रिप्लेस करने और वॉर खत्म हो जाने के बाद भी इनको कंटिन्यू करने का इसमें मेन इसका ऑब्जेक्टिव था। नाउ देखो नेक्स्ट, दिस एक्ट अलाउ गवर्नमेंट टू डिपोर्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ एक्टिविस्ट्स विदाउट ट्रायल और वारंट फॉर 2 years। देखो इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट पावर आ गई थी। ठीक है, इसमें प्रेस पे क्या हुआ, सेंसरशिप लगा दी गई कि कोई भी प्रेस, कोई भी जो न्यूज़पेपर है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना लिख सके, कोई भी चीज पब्लिश ना कर सके। थर्ड, स्ट्रेंथेंड द पुलिस पावर्स, इसमें पुलिस पावर्स को काफी ज्यादा इसमें स्ट्रेंथन किया गया। फंडामेंटल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच को यहाँ पे क्या कर दिया गया, कर्व कर दिया गया, इनको खत्म कर दिया गया। एंड महात्मा गांधी ने इस रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट का नाम दिया और इसी को कहा जाता है नो वकील, नो अपील एंड नो दलील एक्ट। ठीक है, तो ये था अपना
रॉलेट एक्ट। अब देखो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में गांधी जी ने सत्याग्रह को चलाया, ठीक है। सो सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट को फर्स्ट मास स्ट्राइक इन इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी कॉल्ड अ नेशनल वाइड कैंपेन अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। इस नेशनल वाइड कैंपेन में 6 अप्रैल 1919 को नॉन वायलेंट एंड अपोजिशन करने के लिए इन्होंने इनको आग्रह किया, ठीक है। इन्होंने एक डेट फिक्स की थी 6 अप्रैल 1919। मैनी स्ट्राइक्स एंड सत्याग्रह सभास वर सेट अप टू लॉन्च द मूवमेंट and younger members of Home Rule League and Pan Islamist were approached to join सत्याग्रह सभा, ठीक है। इंक्लूडिंग जो अपने इस्लामिस्ट थे, होम रूल लीग के जो यंगर मेंबर्स थे, उन्होंने भी सत्याग्रह सभा को ज्वाइन किया। एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन लाइक रेल एंड टेलीग्राफ को यहाँ पे क्या किया गया, डिसरप्ट कर दिया गया बाय इंडियंस। नाउ इस सत्याग्रह का अगर हम सिग्निफिकेंस देखें, सो रॉलेट सत्याग्रह टर्न टू बी फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। मासेस हैड फाउंड डायरेक्शन, गांधी जी ने मासेस को एक डायरेक्शन दी थी। नाउ दे कुड एक्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग वर्बल एक्सप्रेशंस। थर्ड, masses like peasants, artisans, poor urbans etc. started to play an important role in struggle. So finally जो अपने खेती बाड़ी करने वाले किसान थे वो अचानक से यहाँ पर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करने लगते हैं। ना देखो इसके बाद क्या हुआ, ब्रूटल सप्रेशन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ब्रूटल सप्रेशन किया ड्यू टू अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉन्च डेट जस्ट बिफोर 6 अप्रैल। There were large-scale violent anti-British demonstrations started in Calcutta, Bombay, Delhi, Ahmedabad, and especially in Punjab. To suppress these violations, government called an army, and April 1919 saw the biggest and most violent anti-British rioting since 1857. ठीक है, तो देखो जलियाला बाग में क्या हुआ यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को जलियाला बाग मैसेकर हुआ था। तो देखो यहाँ पे स्टोरी क्या है, इनिशियली प्रोटेस्टर्स वर ऑन नॉन वायलेंट स्ट्राइक्स लाइक शटिंग डाउन देयर शॉप्स, नॉर्मल ट्रेड को यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया, एम्प्टी ऑल स्ट्रीट्स, ठीक है। पहले सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ, 2 नेशनलिस्ट लीडर्स सैफुद्दीन एंड डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया बाय गवर्नमेंट। एंड पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, ठीक है, माइकल ओ डायर वर डिफरेंट फ्रॉम ब्रिगेडियर जनरल रिग्नाल्ड डायर, ठीक है। दोनों अलग अलग पर्सन हैं। ये क्या थे, अपने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो उन्होंने ही लीड द ब्रूटल सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट इन पंजाब। पुलिस फायर्ड अपॉन पीसफुल प्रोसेशन इन विच सम ऑफ प्रोटेस्टर्स वर किल्ड। देखो 10 अप्रैल को क्या हुआ कि पंजाब में कुछ लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, प्रोसेशन कर रहे थे वहां पे। एंड डायर वहां पर आया और उसने पुलिस को आदेश दिया कि इन प्रोटेस्टर्स पे गोली चला दी जाए, और उसमें से कुछ प्रोटेस्टर्स मारे गए। तो इससे ये प्रोटेस्ट क्या बन गए, वायलेंट बन गए। एंड राइट्स स्टार्ट हो गई, टेंशन इंक्रीज हो गई। एंड ये जो प्रोटेस्टर्स थे इन्होंने 5 इंग्लिशमैन एंड एक वुमेन मिशनरी को यहाँ पे मार दिया। एंड जब इतना सब कुछ हुआ तो ब्रिगेडियर जनरल रिग्नार्ड डायर, ठीक है, जनरल डायर इम्पोज्ड मार्शल लॉ एंड इशूड प्रोक्लेमेशन दैट 13th अप्रैल, ठीक है, ऑन 13th अप्रैल देयर वर रिस्ट्रिक्शंस ऑन लीविंग सिटी विदाउट पासेस एंड ऑर्गेनाइजिंग डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोसेशन, असेंबलिंग ग्रुप ऑफ मोर देन 3। तो 13 तारीख को यहाँ पर क्या हुआ, मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया। शहर में कोई भी, ठीक है, विदाउट पास शहर को नहीं छोड़ सकता था। कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन, कोई भी प्रोसेशन और 3 लोगों से ज्यादा का कोई ग्रुप नहीं बना सकता था। नेक्स्ट देखो क्या हुआ, 13th अप्रैल को क्या था, यहाँ पे बैसाखी का भी दिन था। बैसाखी फेस्टिवल यहाँ पे लोग मनाने के लिए दूर दूर से, गांव से लोग आने लग गए थे। और ये जो गांव से लोग आ रहे थे इनको कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पे पंजाब में और मार्शल लॉ इम्पोज हो रखा है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं, 3 लोगों से ज्यादा का ग्रुप नहीं बनाना है, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता था। और ये लोग क्या हुए, जलियावाला बाग में यहाँ पर गैदर हुए, ठीक है ना। जलियावाला बाग बेसिकली एक ऐसा एरिया था जहां पर एक सिंगल एंट्री पॉइंट था, ठीक है, सिंगल एंट्री पॉइंट था जलियावाला बाग में। तो ये लोग जलियावाला बाग में आए, वहां पे इन्होंने बैसाखी का फेस्टिवल मनाया और साथ ही कुछ लोकल लीडर्स भी यहां पर आए। अब देखो क्योंकि यहां पर क्या हो रही है, मास गैदरिंग हो रही है, तो लोकल लीडर्स ने सोचा क्यों ना अपने मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने का ये एक काफी बढ़िया मौका है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। और कुछ इन्होंने यहाँ पे 2 रेजोल्यूशन इन्होंने पास की, 1 फॉर रिपीलिंग रॉलेट एक्ट एंड अदर फॉर कंडेमनिंग फायर ऑन 10th अप्रैल। तो कुल मिला के अपने जलियावाला बाग में काफी ज्यादा लोगों की भीड़ थी। अब इतने में क्या हुआ, यहाँ पर आता है डायर, ठीक है, ब्रिगेडियर जनरल रिग्नार्ड डायर यहाँ पे आता है। और उसने क्या किया, जो सिंगल ओनली एग्जिट पॉइंट था अपने जलियावाला बाग का, उसको उसने ब्लॉक कर दिया और चारों ओर से इस भीड़ को इन्होंने
पुलिस आ गई यहाँ पर से, ठीक है, चारों ओर से पुलिस आ गई और इसने ऑर्डर दे दिया टू फायर विदाउट एनी वार्निंग। तो बीच में यहाँ पर जितने भी लोग थे इन सब पे इन्होंने, पुलिस वालों ने ऑन द ऑर्डर ऑफ जनरल डायर फायरिंग कर दी। और फायरिंग इन्होंने तब तक की जब तक कि वहां पर हर एक पर्सन, ठीक है, हर एक पर्सन की मौत ना हो जाए। सो अप्रोक्सीमेटली 1000 persons were killed. Even after massacre, Satyagrahis were forced to rub their nose on grounds, crawl on roads, do salams, even flogged, and many were humiliation were practiced by government. So क्या रिजल्ट हुआ देखो, इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की जो इनकी टाइटल था, इनकी जो उपाधि थी, उसको इन्होंने रिनाउंस कर दिया। गांधी रिनाउंस द टाइटल ऑफ केसर ए हिंद विच दे ऑब्टेन्ड फॉर हिज वर्क ड्यूरिंग बोर वॉर ऑफ ब्रिटिश। देखो बोर वॉर क्या हुआ था अपना, साउथ अफ्रीका में हुआ था बोर वॉर। तो गांधी जी ने इसमें बोर वॉर में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था एंड बदले में अपनी गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी, ठीक है। गांधी विड्रॉल द मूवमेंट ऑफ रॉलेट सत्याग्रह ऑन 18 अप्रैल 1919। गांधी ने क्या करा, गांधी डिक्लेयर्ड कॉपरेशन विथ अ सैतानिक रिजिम वाज नाउ इम्पॉसिबल, ठीक है। इन्होंने बोला इस सैतानिक शासन के साथ कॉपरेशन करना अब इम्पॉसिबल हो चुका है एंड फाइनली अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रास्ता ओपन हो गया था, ठीक है। अब देखो उधम सिंह possessed the name राम मोहम्मदन सिंह आजाद एंड असैसिनेटेड माइकल ओ डायर, जो कि क्या थे आपके पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है। उसको इन्होंने कहा इंग्लैंड में जाके मार दिया एंड इसके लिए उनको 1940 में फांसी की सजा हुई थी एंड इनकी जो अस्थियां थी 1971 में वापस इंडिया में भिजवाई गई थी। एंड सिक्स्थ पॉइंट अगर हम इसमें देखें तो शंकरन नायर रिजाइन फ्रॉम वॉइसरॉय एक्जीक्यूटिव काउंसिल। सो इन सबके बीच में जो अपना जो लिबरल अपना जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था मॉन्टेग ने जलियांवाला बाग को प्रिवेंटिव किलिंग का नाम दिया, यानी कि किलिंग टू प्रिवेंट सीरियस डेंजर माइट ऑक्योर इन फ्यूचर। नाउ नेक्स्ट देखो क्या हुआ, अपना ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था इसकी इंक्वायरी बिठाई गई, ठीक है, हंटर कमेटी द्वारा 1919 में। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन मॉन्टेग ऑर्डर्ड टू फॉर्म कमेटी ऑफ इंक्वायरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ जलियांवाला बाग इवेंट। गवर्नमेंट अनाउंस्ड फॉर्मेशन ऑफ डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी या फिर हंटर कमेटी ऑन 14 अक्टूबर 1919। इसके चेयरमैन कौन बनाए गए, लॉर्ड विलियम हंटर। इन्हीं के नाम पर अपनी डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का नाम क्या पड़ा, हंटर कमेटी पड़ा था। सो इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इन्वेस्टिगेट द रिसेंट डिस्टर्बेंस इन बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब अबाउट देयर कॉजेज। एंड ये जो अपनी हंटर कमेटी थी इसमें 3 इंडियन मेंबर्स भी थे। फर्स्ट थे इसमें सर चिमनलाल हरिलाल सतावड़, जो कि थे एडवोकेट ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट एंड वाइस चांसलर ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी। सेकंड थे पंडित जगन्नाथ नारायण, जो कि लॉयर एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस थे। एंड थर्ड थे इसमें सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, जो कि ग्वालियर स्टेट के एक लॉयर थे। तो देखो ये जो कमेटी थी इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी 1940 में एंड इन्होंने जनरल डायर के जो एक्शंस थे उनको अनबायसली कंडेम किया। एंड द रिपोर्ट स्टेट्स दैट, देखो इस रिपोर्ट्स की क्या क्या फाइंडिंग्स थी, नॉट टेकिंग एक्शन टू क्लियर द क्राउड इन बाग वाज अ बिग मिस्टेक। क्या हुआ कि जनरल डायर ने बाग में जो भी अपनी क्राउड जो जमा हो रखी थी इसको क्लियर ना करवा के जो वहां पे गोलीबारी करी, ये एक मिस्टेक थी। सेकंड, लेंथ ऑफ फायरिंग शोड अ बिग मिस्टेक, यानी कि जो जनरल डायर ने इतने ज्यादा टाइम तक वहां पे फायरिंग करी ये एक बिग मिस्टेक थी। डायर्स मोटिव ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सफिशिएंट मॉरल इफेक्ट वाज टू बी कंडेम्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा इस कमेटी ने कि डायर ने अपनी जो इनकी जो अथॉरिटी है इसको, इसकी जो बाउंडेशन है उसको क्रॉस कर रखा है। एंड फोर्थ देखो, देयर हैड बीन नो कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल इन द पंजाब। पंजाब में जैसे कि जनरल डायर ने यहाँ पर एलिगेशंस लगाए थे कि पंजाब में ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करने की कॉन्स्पिरेसी चल रही है, तो कमेटी ने कहा ऐसी वहां पर कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं चल रही थी। द प्रोक्लेमेशन ऑफ बैनिंग पब्लिक मीटिंग्स एंड मार्शल लॉ की ये जो भी प्रोक्लेमेशन थी इसको इनसफिशिएंटली पब्लिश किया गया था। लोगों को पता ही नहीं था कि पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ है। एंड लास्ट, डायर्स एक्शन हैव बीन इनह्यूमन एंड अनब्रिटिश एंड ग्रेटली इंजर्ड द इमेज ऑफ ब्रिटिश रूल। सो दीज आर द सम फाइंडिंग्स ऑफ दिस हंटर कमेटी। ना देखो इस रिपोर्ट को, ठीक है, रिव्यू किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ वॉर विंस्टन चर्चिल। He was not Secretary of State for India, he was the Secretary of State for War, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने इस कमेटी की रिपोर्ट को रिव्यू किया
एंड चर्चिल ने कंडेम किया अमृतसर इवेंट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि जो अपना ब्रिटेन में जो लोअर हाउस था वहां पर चर्चिल ने अमृतसर इवेंट को कंडेम किया एंड कैबिनेट अग्रीड विद चर्चिल फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डायर सर्विस एंड डिसीजन ऑफ डिसकंटिन्यूएशन वाज ट्रांसफर्ड टू आर्मी काउंसिल। एट द एंड डायर फाउंड गिल्टी एंड रिलीव्ड हिज कमांड इन मार्च 1920। ठीक है, 1920 में फाइनली डायर को गिल्टी यहाँ पे ठहराया गया और उसको उसकी जो सर्विस थी उससे हटा दिया गया। बट देखने में तो हमको लग रहा है कि हंटर कमेटी ने काफी अच्छा काम किया, जनरल डायर को उसके पोस्ट से हटा दिया गया, उसको गिल्टी ठहराया गया। बट बिहाइंड सीन क्या चल रहा था देखो, हंटर कमेटी डिड नॉट इम्पोज एनी पीनल और डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट जनरल डायर एंड नो लीगल एक्शंस टेकन बिकॉज डायर्स एक्शंस वर फॉरगिव्ड बाय वेरियस सुपीरियर्स। ठीक है, जो बहुत सारे सुपीरियर्स थे, ठीक है, जो अपने पॉलिटिशियंस थे वहां पे ब्रिटेन में, उन्होंने डायर के एक्शंस को क्या किया, फॉरगिव कर दिया, उसको माफ कर दिया। एंड इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि जो अपना ब्रिटेन का जो अपर हाउस था, वहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल फेवर्ड हिम, यानी कि उसका सपोर्ट किया बहुत सारे लोगों ने। वहां पे हाउस पास्ड अ मोशन ऑन हिज सपोर्ट। डायर कंटिन्यूड टू रिसीव हाफ ऑफ हिज सैलरी, इवन उसकी सर्विस से ही उसको हटा दिया था, बट स्टिल उसको उसकी हाफ ऑफ द सैलरी मिल रही थी। ऑल्सो उसको आर्मी पेंशन भी मिल रही थी। द मॉर्निंग पोस्ट राइज सम ऑफ 26 to 30,000 पाउंड फॉर डायर। और इसमें बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन किसने दिया था, रुडयार्ड किपलिंग ने, जो कि अपनी जंगल बुक के भी राइटर हैं। एंड टू ऑब्स्ट्रक्ट हंटर कमिटीज एक्शन, गवर्नमेंट पास्ड एन इंडिमिनिटी एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इट्स ऑफिसर कॉल्ड व्हाइट वॉशिंग बिल। तो देखो क्या हुआ, हंटर कमेटी ने अपने जो भी इसके एक्शंस थे उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, वहां गवर्नमेंट ने एक इंडिमिनिटी एक्ट को उन्होंने पास किया, जिसको व्हाइट वॉशिंग बिल भी कहा गया। सो ये था अपना जलियांवाला बाग एंड हंटर कमेटी। नाउ एट द लास्ट ऑफ द वीडियो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक करमचंद गांधी वाज दीवान ऑफ। ठीक है, इसमें आपको बताना कि करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट स्टेप इन द गांधीयन स्ट्रेटेजी ऑफ सत्याग्रह। 3 गठिया सिस्टम को लेकर क्वेश्चन है। ठीक है, एंड अपने रॉलेट एक्ट को लेकर भी ये क्वेश्चन है। एंड 5th क्वेश्चन है अपना हु किल्ड माइकल ओ डायर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर। सो आप इन सभी क्वेश्चंस का जवाब अपने कमेंट सेक्शन में देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।